दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस रोमांचक कहानी में। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लास्ट तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम सौरभ है और मेरी उम्र 17 साल है। मेरी माँ पहले से ही बीमार थी और मेरी माँ का लगभग 15 दिन से अस्पताल में दवा चल रहा था। और उसी समय पर अचानक से मौसी का इस तरह हमारे घर आना सच में एक मदद थी। वह मेरी माँ की बचपन की करीबी दोस्त थी। वह मम्मी से ज्यादा सुंदर थी। मौसी ने हमारे घर में रहकर हमारी अच्छी तरह से देखभाल की और मम्मी का ध्यान भी रखा। एक रात जब हमारा खाना पीना हो चुका था, तब पापा ने मुझे कहा मैं अपने कमरे में जाऊं। मैंने उनकी बात नहीं मानी क्योंकि मैं उनके मोबाइल को देखना चाहता था। जब मैं बरामदे में बैठा उनका मोबाइल देख रहा था, तब मैंने देखा कि पापा मौसी को अपने कमरे से बाहर लाते हुए आ रहे थे। मौसी बेहद खूबसूरत रथ लग रही थी, जैसे उसने अभी अभी स्नान किया हो। इसके बाद अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि पापा ने मौसी को अपने कमरे में ले जाना शुरू कर दिया था। मैं कई बार मौसी को पापा के साथ जाते हुए देख चुका था। मेरे मन में उनके बीच के रिश्ते को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। मेरी माँ बिस्तर पर बीमार पड़ पापा आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, सौरभ, रात के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक सोए नहीं हो। तुम अपनी मौसी को बेवजह सवाल क्यों कर रहे हो? रात का खाना खाने के बाद मैंने तुम्हें तुरंत अपने कमरे में जाने के लिए कहा था। फिर तुम बरामदे में क्यों बैठे थे? लेकिन पापा ने मौसी को कुछ नहीं कहा और ना ही उसको कहाने का मौका दिया। मैं पापा पर गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद रात भर मौसी और पापा एक ही कमरे में थे। यह मुझे नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करते समय मैंने पापा से कुछ नहीं बोला क्योंकि उन्होंने मुझे रात को मौसी के सामने बिना वजह डांट लगाया था। मेरी सुंदर और हीरोइन जैसी मौसी के सामने पापा ने मुझ पर गुस्सा किया था। उस समय मौसी ने मुझे समझते हुए मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फिराया। पापा तब मौसी की तरफ देखने लगे और उनकी नजर मौसी पर पड़ी। मौसी बोली, सौरभ, तुम तो मेरे बेटे कैसे हो? और मुझे पता है कि तुम्हारा नाक क्यों लाल हो गया है। पापा ने रात को मेरे सामने डांट कर तुम्हें नाराज कर दिया है। मौसी ने पापा से कहा, सौरभ अब बड़ा हो रहा है, इसके साथ ऊंची आवाज में बात करना ठीक नहीं है। इससे पहले पापा ने मुझे कई बार डांटा था, लेकिन उन्होंने कभी मुझे सॉरी नहीं कहा था। पापा के मुंह से सॉरी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने तुरंत पापा को माफ कर दिया। इसके बाद हम तीनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। पापा ने मम्मी के लिए नाश्ता तैयार किया। कुछ समय बाद पापा अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। पापा के निकल जाने के बाद भी मेरा नाश्ता जारी रहा। पापा के जाने के बाद मौसी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मैंने अपना नाश्ता खत्म किया और मौसी के कमरे में जाकर उनसे बातें करने लगा। मैंने मौसी के कमरे का दरवाजा खोला तो वह मुझे सामने खड़ी दिखी। वह अपने गीले बालों को झटक रही थी और उस गाउन में उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा उभर कर आ रही थी। मौसी बहुत चतुर थी। उसने मुझे अपने कमरे में आते हुए ध्यान से देखा और फिर आवाज देकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। वह बोली, सौरभ, अब दरवाजे पर खड़े होकर मेरी खूबसूरती की ताक झांक मत करो। आओ, अंदर आओ। जब मैं मौसी के कमरे में गया तो सच में उसकी खूबसूरती दरवाजे से झांकने में जो मैंने देखा था, वह और भी ज्यादा अद्भुत थी। उसके सामने खड़े होकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना मेरे लिए कुछ खास था। मैं मौसी को एकटक देखता रहा और उसके कमरे में गुलाब की खुशबू हर जगह फैली हुई थी। उस सुगंध में एक जबरदस्त आकर्षक था। मौसी छोटे छोटे कपड़ों में खड़ी थी और उसका गोरा रंग जैसे मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं उसकी खूबसूरती को ध्यान से देख रहा था। तब मौसी ने फिर से मेरा नाम लेकर बुलाया। उसने कहा, सौरभ, सच में क्या तुम मेरी सुंदरता पर ही ध्यान देने आए हो? मैंने उनकी बात सुनकर कहा, नहीं मौसी, मेरे मन में तुमसे एक सवाल है। वह सवाल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। तुम इतनी तरह तरह की बातें करती हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब होता है। मौसी बोली, सौरभ, ऐसी भाषा में बात करना बंद कर दो। जो कहना है सीधे सीधे कहो। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने कैसे जाना कि मैं पापा से नाराज हूँ? यह जानने के लिए मैं तुमसे बात करना चाहता था। मौसी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने फिर से मेरे बाँ में हाथ फेरते हुए कहा, सौरभ, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म से जानती हूँ। तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छे से पता है। कभी कभी तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा सोचते हो और कभी बड़ी बातों को आसानी से नजरअंदाज कर देते हो। मौसी का जवाब सुनकर मैं शौक में चला गया, क्योंकि वह मुझसे बेहतर जानती थी। उसने मेरे स्वभाव के बारे में जो कुछ कहा था वह एकदम सही था। जब मेरे सवाल का जवाब मिल गया तो मैं मौसी के से बाहर जाने लगा। तब मौसी ने मुझे रोका और कहा, सौरभ, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं करोगे? मुझे अपने दाहिने पैर पर एक पायल पहनना है और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल मौसी। उसने मुझे अपना ब्रेसलेट दिया। जैसे ही मैं मौसी के पैरों के पास बैठा, मेरी नजर उसके पैरों पर चली गई। उसकी वह पायल उसके गोरे पैरों पर बहुत सुंदर लग रही थी। जब मैंने ब्रेसलेट पहनाते समय
उसके पैरों पर अपना हाथ चलाया, तब मेरे मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने जल्दी से पायल पहनाई और फिर तुरंत कमरे से बाहर चला गया। कुछ समय बाद मुझे मौसी की आवाज़ सुनाई दी। वह मुझे रोज़ क्लास में छोड़ने आती थी और अब उसने मुझे फिर आवाज़ दी। मैंने अपना बैग उठाया और बाहर आया। मौसी ने माँ की स्कूटी ली थी ताकि मुझे क्लास छोड़ने चल सके। वह उस दिन अच्छे कपड़े पहनकर घर से निकली थी। मैंने उससे पूछा, मौसी, क्या तुम बाहर कहीं जा रही हो? उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हें क्लास छोड़ने के बाद मुझे आगे मार्केट जाना है। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी है और तुम्हारी माँ के लिए भी कुछ कपड़े खरीदने हैं। बात करते करते हम स्कूल तक पहुंचे। मुझे स्कूल छोड़ने के बाद वह आगे मार्केट जाने के लिए निकल गई। जब मेरा क्लास खत्म हुआ तब मौसी मुझे लेने नहीं आई, इसलिए मैं चलकर घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि पापा अभी ऑफिस से नहीं आए थे और माँ अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए मौसी से पूछने गया कि क्या खाने के लिए कुछ है। जब मैं उसके कमरे में गया तब मैंने उसे विभिन्न कपड़े बदलते देखा। उसके कमरे का दरवाजा हमेशा खुला रहता था। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि मौसी दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी। उसने आज अपनी खरीदारी के लिए काफी अच्छे और महंगे कपड़े खरीदे थे। उसके बिस्तर पर कई छोटे छोटे कपड़े पड़े थे और वह फिर से छोटे कपड़ों में खड़ी थी। तब मैंने कहा, मौसी, यह कपड़े तुमने खरीदे हैं? तब मौसी ने कहा, इनमें से कौन सा ड्रेस मुझ पर ज्यादा अच्छा लगता है? मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बिस्तर पर हर पापा की आवाज सुनाई दी। उनकी आवाज से तुरंत मैंने मौसी के कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। मौसी ने जाते जाते मुझसे पूछा, अरे सौरभ, मुझे जवाब देना मत भूलना कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसमें कौन सा ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, मौसी, तुम अभी जो ड्रेस पहने हुए हो उसमें तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर मैं उनके कमरे से बाहर निकल गया। पापा के देखने से पहले मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उस दिन रात का खाना खाने के बाद मैं तुरंत अपने कमरे में चला गया, क्योंकि मुझे पापा से बात नहीं करनी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर देखा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तब मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था, लेकिन पापा वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मेरी नज़र मौसी के कमरे पर गई और वहाँ भी दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मौसी अब भी उसी नाइट गाउन में खड़ी थी जिसमें वह दोपहर में पूरी तरह से भीग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा इतनी रात को मौसी के कमरे में क्या कर रहे थे। पापा का हाथ मौसी के कंधे पर नजर आया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ने लगे, मैंने वहां से हटने का फैसला किया। पापा जल्दी से बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। मैं फिर से मौसी के कमरे में झांकने लगा। वह अपने बिस्तर पर चेहरा हाथ में ली बैठी थी। उसकी खैरियत पूछने के लिए मैंने उसके कमरे में कदम रखा और जब मैं अंदर गया तो दरवाजा बंद कर दिया। मौसी ने मुझे देखकर कहा, सौरभ, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे गप्पे मारने आया हूँ। मौसी बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही। बस ऐसा कहकर उसने मुझे अपने बगल में बैठा लिया। मैं मौसी से पूछना चाहता था कि पापा यहाँ क्यों आए थे, लेकिन मैं उसे यह सवाल नहीं पूछ पाया, क्योंकि जब भी मैं उससे यह सवाल करता कुछ ना कुछ उल्टा ही हो जाता। अब मैं उनके साथ बस बातें करना चाहता था, इसलिए मैंने तय किया कि मैं उसे एक और सवाल पूछूंगा। मैंने कहा, मौसी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की? वह मुस्कुराते हुए बोली, सौरभ, मेरी शादी न करने का कारण बहुत बड़ा है। शायद तुम इसे समझ नहीं पाओगे। अरे, मुझे मंगल है और मंगल वाली लड़की को मंगल वाले लड़के से ही शादी करनी चाहिए। आज तक मुझे मेरे जैसे मंगल वाला लड़का नहीं मिला, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मैंने कहा, मौसी, तुम मेरी माँ की इतनी करीबी दोस्त हो, तुम्हें कभी ना कभी ऐसा तो लगा होगा कि तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। उसने कहा, अरे, तुम्हारी माँ का परिवार तो मेरा ही परिवार है। और अचानक उसका चेहरा भारी हो गया। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो। उसने कहा, मैं तुम्हारे परिवार को ना परिवार मानकर खुद को समझा लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी पति की भी जरूरत महसूस होती है। पर तुम्हें यह चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम अभी छोटे हो। मैंने कहा, मौस, मैं बिल्कुल छोटा नहीं हूँ, मैं तो अब बड़ा हो गया हूँ। तुमने ही तो पापा को बताया था, इस घर में तुम ही एकमात्र हो जिनके पास मेरे लिए दिल की बात कहने का समय है, क्योंकि पापा के पास तो मुझे समझने का समय नहीं है। वह बोली, अब तुम जिद कर रहे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हें छोटा क्यों समझते हैं। फिर उसने कहा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई ऐसा पुरुष होना चाहिए जो मेरी परवाह करे और मुझ पर प्यार लुटाए। जब वह बातें कर रही थी उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मुझे लगता था कि मौसी हमेशा ऐसी ही टिप टॉप रहती है, इसलिए ही मेरे पापा उनके पीछे पीछे रहते हैं। मौसी फिर बोली,
सौरभ, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मैंने मौसी से कहा। मौसी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, जो तुम मेरी बढ़ती उम्र की बात कर रही हो? उन्होंने कहा, तुम्हें यह नहीं समझ में आएगा, मुझे सब कुछ तुम्हें समझा कर बताना होगा। फिर वह उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। कुछ मिनट बाद वह वापस आई और उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मेरा हाथ आगे बढ़ाकर वह गिलास मुझे दिया और एक गोली भी दी। मौसी ने कहा, तुम सच में बड़े हो गए हो, यह गोली लेते ही तुम्हें खुद का बड़ा होना महसूस होगा। फिर उसने मुझे गले लगा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सुबह नींद में उठते ही देखा कि मौसी मेरे पास ही सोई थी।